Welcome to this session again. Here we are having a new topic that will be related to support and movement. So here we will discuss about the support and movement, that how the animals or human bodies are supported and how they do the movement. तो इसका मोमेंट का और इसके सपोर्ट का जो सबसे मेन जो रीजन है या मेन जो एस्पेक्ट्स हैं वो रिलेटेड हैं टू द स्केलेटन। स्केलेटन स्केलेटन को भी हम डिस्कस करेंगे कि स्केलेटन क्या है, और उसके बाद जो है ना फिर हम ह्यूमन स्केलेटन को ही डिस्कस करते जाएंगे। तो आइए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं इसी के साथ के अभी तक अगर आप लोगों में से कोई हमारे साथ जुड़े हुए नहीं है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, और आप मजीद इस तरह के खूबसूरत सेशंस या इस तरह के लेक्चर्स को सुनना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल मोहम्मद रहीम खान ऑफिशियल को जा करके सब्सक्राइब कर लें, और उसके साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करके, ताकि आप तक हमारे नए लेक्चर्स बआसानी पहुंच सके, और इसको शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सके। I welcome to all of you, Ehsan Ali Saab, Ehsan Ali Saab, Annie, Asan, Muazzam Khan. I welcome to all of you. Let's move a little bit ahead. What the topics today we will discuss. ये एक्चुअली एक बहुत ही लेंथी टॉपिक है, जिसको अगर हम डिटेल में डिस्कस करना चाहेंगे तो ये एटलीस्ट 3 और 4 डेज का टॉपिक है। लेकिन यहाँ पे जो है ना हम कोशिश करेंगे कि आज के टॉपिक्स को हम बआसानी से कर लें, लेकिन कल भी हमारा यही टॉपिक होगा। इसी टॉपिक को हम मजीद डिस्कस करेंगे। इसमें हम इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे टू द सपोर्ट एंड मोमेंट टू द स्केलेटन, और इसके बाद हम ह्यूमन स्केलेटन की बात करेंगे। कॉर्टिलेज पर भी हम बात करेंगे कि कॉर्टिलेज क्या होते हैं और बोन्स क्या होते हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन बोन एंड कॉर्टिलेज, इस टॉपिक को भी हम डिस्कस करेंगे। फंक्शन ऑफ ह्यूमन स्केलेटन, इसी को भी हम डिस्कस करेंगे। बहुत सारे टॉपिक्स है, बोन की ग्रोथ कैसी होती है, रिपेयरिंग कैसे होती है, कंट्रीब्यूशन ऑफ विजिलस जो कि एक साइंटिस्ट है, इसका बहुत ही ज्यादा कंट्रीब्यूशन है इनटू द सपोर्ट एंड मोमेंट, एंड एज वेल एज इन द ह्यूमन फिजियोलॉजी और ह्यूमन स्केलेटन यू कैन से। इसको भी हम डिस्कस करेंगे कि साइंटिस्ट का क्या कंट्रीब्यूशन था। मेन कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन स्केलेटन को हम डिस्कस करेंगे कि ह्यूमन स्केलेटन के अंदर मेन मेन कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। फिर टाइप्स ऑफ ह्यूमन स्केलेटन जो कि एक्सियल और एपेंडिकुलर स्केलेटन है, इसी को हम डिस्कस करेंगे। ह्यूमन स्केलेटन के अंदर या अमूमन जनरली जो ज्वाइंट्स होते हैं और ज्वाइंट्स के फंक्शंस क्या होते हैं, ज्वाइंट्स के टाइप्स क्या होते हैं, ये सारे हम डिस्कस करेंगे। फिर ह्यूमन मसल्स एंड देयर मेन टाइप्स, इस चीज को हम डिस्कस करेंगे। स्केलेटल डिसऑर्डर जो कि लास्ट टॉपिक होगा हमारे इस सेशन का। ये सेशन हमारा जो रहेगा ये इंशाल्लाह हम आज कोशिश करेंगे कि हम यहाँ फंक्शंस ऑफ ह्यूमन स्केलेटन तक इसको कवर कर सकें, और आगे फिर जा करके इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में हम बोन से लेकर के फिर अनवर्ड जो टॉपिक्स रहते हैं उनको इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं इंट्रोडक्शन टू द सपोर्ट एंड मोमेंट। सपोर्ट रिफर्स टू द स्केलेटन। अगर आप सपोर्ट की बात करते हैं, इफ यू से दैट दिस बॉडी इज सपोर्टेड by some of components, by some of parts of its body, so that component will be the skeleton. अगर आप कहते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी को सपोर्ट मिलती है, तो उस सपोर्ट जो है ना वो रिफर होता है किसके साथ, दैट इज रिलेटेड टू द स्केलेटन। स्केलेटन है तो किसी बॉडी को आप सपोर्ट कर सकते हैं। अगर किसी बॉडी से आप स्केलेटन निकाल दे, आप अपने बॉडी का सोच लें, आप ह्यूमन बीइंग का सोच लें, अगर आप अपने बॉडी से जो है ना स्केलेटन को निकाल देते हैं, तो आपकी बॉडी जस्ट गोश्त का एक टुकड़ा सा रह जाएगा, और वो बिल्कुल गिर सा जाएगा, और जो है ना उसका एक प्रॉपर शेप नहीं रहेगा। सो जो आपके सपोर्ट का जो कंसेप्ट है, दैट इज रिलेटेड टू द स्केलेटन। मोमेंट रिफर्स टू चेंज इन पोजीशन ऑफ बॉडी पार्ट्स। ठीक है, अब मोमेंट और सपोर्ट दो डिफरेंट चीजें हैं। सपोर्ट आपके स्केलेटन के साथ रिलेटेड है, आपके बॉडी में स्केलेटन है तो आपके बॉडी को सपोर्ट मिलती है, जबकि मोमेंट आपके बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स की
चेंज इन पोजीशन को बोलते हैं। जब आप किसी बॉडी की किसी भी पार्ट को चेंज करते हैं उसके पोजीशन, तो इसको आप मोमेंट कहते हैं। जैसे कि अब मैं बात कर रहा हूँ, मैं अपने हैंड्स को मूव कर रहा हूँ, सो माय हैंड्स आर माय बॉडी parts and they are I'm changing their position once I take them forth and back and मैं उसके उसके जरिए बात कर रहा हूँ, तो ये मैं अपने बॉडी पार्ट्स को जो है ना उनकी पोजीशन को चेंज करता हूँ, विच इज नोन एज मोमेंट। मसल्स हमारे पास होते हैं इस सपोर्ट और मोमेंट में हेल्प करते हैं, जो कि सॉफ्ट टिश्यू होते हैं। मसल्स सॉफ्ट टिश्यू होते हैं। यही मसल जो है ना ये हार्ड टिश्यूज यानी बोन्स के साथ अटैच हो जाते हैं, एंड देन दीज टू बोथ कंट्रीब्यूट विद each other and produce movement in the body। अगर आपके बॉडी में जो है ना मसल्स और बोन जो एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, मसल जो कि सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं, बोन जो कि हार्ड टिश्यूज होते हैं, ये दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर के ये क्या करते हैं, ये मोमेंट आपकी बॉडी में प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब मोमेंट और लोकोमोशन टू डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज हैं। मोमेंट और लोकोमोशन में थोड़ा सा फर्क करते हैं। मूवमेंट का मतलब होता है मूव करना, लोकोमोशन का मतलब होता है लोकेशन को चेंज करना। ठीक है। अब मूवमेंट इज व्हेन लिविंग ऑर्गेनिज्म मूव्स अ बॉडी पार्ट। जब भी किसी ऑर्गेनिजम्स का कोई भी बॉडी पार्ट मूव करता है, आर पार्ट्स टू ब्रिंग विदाउट अ चेंज इन द पोजीशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म अपने जगह पे बिल्कुल अपने जगह पे खड़े हैं, अपने लोकेशन को चेंज नहीं करते हैं, लेकिन उसके बॉडी के कुछ पार्ट्स जो है ना वो मूव करते हैं। इसके एग्जांपल मैं आपको दो तरीके से दे देता हूँ। देखो, मैं अभी चेयर में बैठा हूं, लेकिन मैंने अपनी लोकेशन को चेंज नहीं किया हुआ है, फिर भी मैं मूव कर रहा हूं। मेरा सर जो है ना वो मूव कर रहा हूं, मैं अपने हैंड्स को मूव कर रहा हूं, सो दिस इज नोन एज मोमेंट। लेकिन मैं अपनी लोकेशन को चेंज नहीं कर रहा हूं। जबकि लोकेशन इज व्हेन द मोमेंट ऑफ अ पार्ट ऑफ द बॉडी लीड्स टू चेंज इन द पोजीशन ऑफ लोकेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। जब मैं अपने पोजीशन को छोड़ दूंगा, अपने लोकेशन को छोड़ दूंगा, अपने चेयर पे जो बैठा हूं, मैं इस चेयर से उठ करके बाहर निकल जाऊं, अपने लोकेशन को चेंज कर दूं, या विद इन रूम मैं किसी एक जगह से उठ करके दूसरे लोकेशन पे चला जाता हूं, दैट इज नोन एज लोकोमोशन। सो मोमेंट is present in all the living organisms, but locomotion is present in some of the living organisms, means in the animals but not in the plant। अब प्लांट्स को अगर आप देखें, प्लांट हमेशा एक अपने जगह पे खड़े रहते हैं, वो अपना लोकोमोशन चेंज नहीं करते हैं, अपना लोकेशन चेंज नहीं करते हैं, उनमें लोकोमोशन नहीं होता है, लेकिन उनमें मूवमेंट होती है। उनके ब्रांचेस को अगर आप देख ले, उनके ब्रांच ग्रोथ करते हैं, मूव करते हैं, और उनके रूट्स को अगर आप देख ले, उनके रूट्स मूव करते हैं। तो movement is just change in body parts without changing the location, while locomotion is the change in location when the whole organism moves from one part to another part of the of its location। अब ये हो गया थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन टू द सपोर्ट एंड मोमेंट। अब ये जो सपोर्ट एंड मोमेंट है, इट इज जस्ट रिलेटेड टू द स्केलेटन। तो हम आज स्केलेटन की भी बात करेंगे, थोड़ा बहुत एक्सोस्केलेटन एंडोस्केलेटन की बात करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ अगर हम कुछ ऑर्गेनिजम्स में देख ले, वहां पे बोन्स वगैरह नहीं होते हैं या हार्ड पार्टिकल्स नहीं होते हैं, उनके अंदर फिर क्या होता है, उनके अंदर जो है ना उनके अंदर बॉडी के अंदर हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन होता है। हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन फिर सिर्फ पानी की मौजूदगी की वजह से कुछ ऑर्गेनिजम्स की बॉडी का शेप रहता है, उसको हम हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन बोलते हैं। उसको फिर हम बाद में डिस्कस करेंगे दैट व्हाट द हाइड्रोस्टैटिक हाइड्रो स्केलेटन इज। सो आज अब हम बात करेंगे ह्यूमन स्केलेटन की। द ह्यूमन स्केलेटन इज द इंटरनल फ्रेमवर्क ऑफ द ह्यूमन बॉडी। अगर आप बॉडी के अंदर देख लें, ह्यूमन बॉडी के अंदर एक फ्रेम मौजूद होता है, उस फ्रेमवर्क जो कि इंटरनल इनसाइड द बॉडी है, उसको हम ह्यूमन स्केलेटन बोलते हैं। कंपोज्ड ऑफ अराउंड 270 बोन्स एट बर्थ। अगर हम बर्थ पर देख ले, चाइल्ड जब कोई किसी बच्चे की पैदाइश हो जाती है, बर्थ हो जाती है, एट दैट टाइम दिस इज हैविंग 270 अराउंड 270 बोन्स। 270 बोन्स इसके होते। जबकि अगर हम बाद में ये बोन जो है ना, ये इसकी नंबर बहुत ज्यादा है 270। अब हम आगे देखेंगे कि दिस टोटल डिक्रीजेस टू अराउंड 26
बोन्स 206 बोन्स बाय एडल्टहुड, यानी जब वो मेच्योर बोन ह्यूमन बन जाते हैं देन इट्स नंबर डिक्रीजेस। इसके नंबर क्यों डिक्रीज हो जाते हैं? क्योंकि बहुत सारे बोन्स जो हैं वो आपस में क्या हो जाते हैं, वो फ्यूज्ड हो जाते हैं आपस में। उनकी फ्यूजन की वजह से जो है ना, तो इनकी नंबर जो है ना थोड़ा बहुत कम रह जाती है। उसको भी हम आगे जा करके देखेंगे। वो स्पेशली या वर्टिब्रल कॉलम में बहुत सारे बोन फ्यूज हो जाते हैं, और भी बहुत सारे बोन फ्यूज हो जाते हैं जिनको फिर हम देख लेते हैं। The bone mass in the skeleton reaches maximum density around age टू 1, ओके 21। जब किसी ह्यूमन की जो एज है दैट रीच टू द अराउंड टू 21 ईयर्स, देन इट्स मैक्सिमम मास मींस, यहाँ पे हम एक बात कर सकते हैं कि ह्यूमन बॉडी के अंदर स्केलेटन या बोन की जो ग्रोथ होती है वो कंप्लीट उस वक्त हो जाती है जब एक ह्यूमन 21 ईयर्स का हो जाता है, ठीक है। तो इसका मास कंप्लीट हो जाता है। बोन मास इन द स्केलेटन रीच मैक्सिमम डेंसिटी, वो मैक्सिमम मास हो जाता है उसकी बॉडी में, विच इज अराउंड 21 ईयर्स। अब हम ह्यूमन स्केलेटन की बात करते हैं। ह्यूमन स्केलेटन क्या होता है? इट इज अ रिजिड फ्रेमवर्क टू विच मसल्स आर अटैच। रिजिड फ्रेमवर्क होता है इंटरनल, टू विच मसल्स आर अटैच, बोन्स के साथ मसल्स अटैच होते हैं। गिव शेप टू द बॉडी, one function, the human skeleton gives shape to the body. You just can take a very simple example from your nose. If your nose is having a specific shape, it is just because of the bones present inside it. If you take out the bones from your nose, so your nose will not remain in the same shape. So you can take example of your ears, what the जो आपके कान हैं इनके अंदर जो बोन मौजूद होते हैं, अगर आप उनको निकाल दो तो आपके कान बिल्कुल लटक जाएंगे। दे विल नॉट रिटेन द सेम शेप, उसका शेप इसी तरह नहीं रहेगा। सो द स्केलेटन गिव शेप टू द बॉडी। अब अपने हाथ का एग्जांपल ले ले, इनसे हड्डियां सारी निकाल दो, सो इट विल जस्ट रिमेन लाइक अ क्लॉथ, एक कपड़े की तरह रह जाएगा, बिल्कुल गोश्त का एक टुकड़ा, एक लोतड़ा सा रह जाएगा। सो द ह्यूमन स्केलेटन गिव शेप टू द बॉडी, प्रोटेक्ट सॉफ्ट बॉडी पार्ट्स। बॉडी के जो सॉफ्ट बॉडी पार्ट्स है उसको क्या करता है? सॉफ्ट बॉडी पार्ट्स को प्रोटेक्ट करता है। जैसे कि आपकी बॉडी के अंदर लंग्स मौजूद है, स्टमक मौजूद है, हार्ट मौजूद है, आपकी बॉडी के अंदर ट्रेकिया वगैरह, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन वगैरह, या ब्रेन का एग्जांपल आप ले सकते हैं विच इज सॉफ्ट पार्ट ऑफ द बॉडी। अगर ये बोन आपके चेस्ट के जो रिब्स हैं इसको अगर आप हटा दें तो आपके हार्ट को, आपके स्टमक को, आपके लंग्स को बहुत जल्दी आप जल्दी जो है ना उसको डैमेज किया जा सकता है बाय मैकेनिकल वे। बट दीज बोन्स सपोर्ट आर प्रोटेक्ट द सॉफ्ट बॉडी पार्ट्स। यानी आपके ब्रेन को देख लो, स्कल जो कि कुदरत ने, अल्लाह ताला ने एक बहुत ही सख्त बोन बनाए हैं आपके बॉडी में। इसके अंदर जो कि ब्रेन है विच इज द वेरी सॉफ्ट part that is protected by such bones. So it protects the soft body parts. An internal or external frame of the bones, cartilage, rigid materials. ठीक है, ये फ्रेम स्केलेटन क्या होता है? स्केलेटन एक्सटर्नल भी हो सकता है, इंटरनल भी हो सकता है। ये बोन का बना होता है। कार्टिलेज विच आर बोन लाइक स्ट्रक्चर्स, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। एंड रिजिड मटेरियल्स, बोन्स कार्टिलेज के अलावा some other hard materials are also involved in the formation of the skeleton, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। उसमें भी हमारे पास मिनरल्स वगैरह ज्यादा आते हैं, ठीक है। सो एक्सोस्केलेटन, एक्सो मींस आउटसाइड, स्केलेटन मींस द स्केलेटन दैट इज प्रेजेंट आउटसाइड ऑफ द बॉडी। Endoskeleton, endo means inside, so skeleton means the skeleton that is present inside the body, जो कि ह्यूमन की हम बात कर रहे हैं, इसी को भी हम डिस्कस करेंगे। ह्यूमन स्केलेटन इज इंटरनल, इट इज एंडोस्केलेटन। ह्यूमन बॉडी इज हैविंग एंडोस्केलेटन। इसका क्या होता है? इसका एंडो। टू टाइप्स ऑफ ह्यूमन स्केलेटन्स आर देयर। ह्यूमन स्केलेटन दो किस्म के होते हैं, एक्सियल स्केलेटन एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन विच कवर द सेंट्रल पोर्शन ऑफ द बॉडी, आपके बॉडी के सेंट्रल पोर्शन में जो बोन्स मौजूद हैं दे आर नोन एज द एक्सियल। जबकि अपेंडिकुलर जो कि आपके बॉडी के अपेंडेजेस निकालते हैं, आपके बॉडी से निकले हुए होते हैं, लाइक द
फोर लिम्ब, लाइक द आर्म्स, लाइक द लेग्स, लाइक द हैंड लिम्स जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो आपके बॉडी के जो निकले हुए पार्ट्स हैं, दे आर नोन, जैसे शोल्डर हो गया, आपके हिप्स बोन हो गए, लेग्स बोन हो गए, आपके हैंड्स के जो बोन हो गए, आर्म्स के बोन हो गए, ये सारे अपेंडिकुलर स्केलेटन में आते हैं। इसको वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। कंपोज्ड ऑफ टू टाइप्स ऑफ टिश्यूज, बोन्स एंड कार्टिलेज। ह्यूमन बॉडी की अगर हम बात करें तो ह्यूमन स्केलेटन जो है ना वो इंटरनल स्केलेटन है, इंडोस्केलेटन है। इसके दो टाइप्स हैं, एक्सियल और अपेंडिकुलर। ये बोन्स और कार्टिलेज से बना हुआ है। किस चीज से बना हुआ है? बोन्स एंड कार्टिलेज। एनी क्वेश्चन टेल दिस? एनीवन वांट टू आस्क सम एनीथिंग? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? I think there is no any question. Okay. Yes, please. You can type the question. ओके, ओके, इट इज क्लियर। सो अब हम बात करेंगे जो पिछले स्लाइड में हमने बात की एक्सियल और अपेंडिकुलर की, और हमने बात की एक्सोस्केलेटन और एंडोस्केलेटन की। अब हम एंडोस्केलेटन और एक्सोस्केलेटन का थोड़ा सा एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको दे दूं। एंडोस्केलेटन और एक्सोस्केलेटन यानी अब इन ऑर्गेनिजम्स पर आप देख लो, इन ऑर्गेनिजम्स की सबकी जो बाहर वाला जो कवरिंग है, दैट इज हार्ड, दैट इज लाइक द स्केलेटन। अब इस ऑर्गेनिज्म पर देखो जो कि मोलस्क्स हैं, और ये भी मोलस्क्स हैं जो कि स्नेल्स हैं। स्नेल्स को अगर आपने देखा हो, ये कॉमनली आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसके अंदर जो है ना सॉफ्ट ऑर्गेनिज्म छुपा हुआ होता है, लेकिन इसका स्केलेटन बाहर होता है। तो इसी तरह ये जो बीटल्स हैं, इंसेक्ट्स वगैरह, या फिर ये स्पाइडर्स वगैरह, सम स्पाइडर्स को अगर आपने देखा हो, या श्रिम्प्स वगैरह जिसको कैटेशियंस बोलते हैं, या क्रिस्टेशियंस होते हैं, ये सी एनिमल्स होते हैं। तो इन सारे ऑर्गेनिज्म जिनके बॉडी के ऊपर जो है ना स्केलेटन मौजूद हो, उनके बॉडी का आउटर जो रीजन होता है वो हार्ड होता है, और इनर जो रीजन होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं। तो ऐसे स्केलेटन जो बॉडी के ऊपर और एक्सपोज होते हैं, ऐसे स्केलेटन को हम एक्सोस्केलेटन बोलते हैं। जबकि जो एंडोस्केलेटन है वो इस तरह के होते हैं। अब इसमें आप देख लो, ह्यूमन बींग में बाहर सारा गोश्त ने कवर किया हुआ है, ठीक है, जो सॉफ्ट टिश्यूज है उसने कवर किया हुआ है, जबकि ये जो है ना ये अंदर मौजूद है। इसी तरह आप डॉग्स वगैरह या ऑर्स वगैरह या फिशेस का आप देख सकते हैं, या एम्फेबियन वगैरह जो फ्रॉग्स वगैरह हैं, इनकी भी आप देख सकते हैं कि इनकी बॉडी के अंदर ही स्केलेटन मौजूद है। अच्छा, अब जो है ना हम आगे जाएंगे, बात करेंगे। अब हम सबसे पहले कार्टिलेज की बात करेंगे कि कार्टिलेज होता क्या है। कार्टिलेज जो है ना ये फ्लेक्सिबल स्मूथ मसल्स, इलास्टिक होते हैं। ये बोन्स की तरह होते हैं, लेकिन बोन्स जो है ना वो फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं, कार्टिलेज फ्लेक्सिबल होते हैं। अब अपने कान का एग्जांपल ले सकते हैं। अपने कान को आप दबोच सकते हैं, अपने कान को आप फोल्ड कर सकते हैं, लेकिन वो वापस जो है ना उसी तरह रह जाता है। वो ब्रेक डाउन नहीं होता है, तो टूटता नहीं है। फ्लेक्सिबल है, स्मूथ मसल्स इसको हम बोलते हैं, इलास्टिक है, ये खींचे जा सकते हैं, ठीक है। और रबर लाइक पैडिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं कार्टिलेज हमेशा। कवर्स एंड प्रोटेक्ट द एंड ऑफ लॉन्ग बोन्स। आपके बॉडी में जो बड़े बड़े बोन्स होते हैं उनके एंड्स पर उनको कवर करते हैं, ठीक है। लोकेशन, आपके बॉडी यानी ह्यूमन बॉडी के अंदर जो कार्टिलेज होते हैं वो कहाँ कहाँ पे मौजूद होते हैं? अक्सर ज्वाइंट्स पे मौजूद होते हैं, क्योंकि ज्वाइंट्स में दो बोन्स की एंडिंग पोजीशन होती है, तो वहां पे ये कवर करते हैं उनको। रिब केज यानी आपके जो चेस्ट के रिब्स हैं, जो पसलियां हैं, वहां पे ये मौजूद होते हैं। कान में मौजूद होता है। आपके नाक में जो है ना कार्टिलेज बोन्स है, थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबल है, आप देख सकते हैं। और ट्रेकिया जो कि आपकी खुराक की नाली है या सांस की नाली है। वर्टिब्रल डिस्क यानी आपका जो बैकबोन है, बैकबोन के अंदर भी वहां पे उनके दरमियान जो है ना कार्टिलेज मौजूद है, जो कि हम फिर डिटेल से डिस्कस करेंगे। अब ये पोजीशंस है आपके ईयर में मौजूद है, नोज, ये जो कार्टिलेज हो गया, लेरिंग्स फेरिंग्स वगैरह इनमें मौजूद है। और जो है ना आपके रिब्स वगैरह में मौजूद होता है। ये बोन्स आपके
जो वर्टिब्रल कॉलम है वहां पर मौजूद होता है, ठीक है। और इसके अलावा आपके यहाँ वर्टिब्रल कॉलम में दिखाया गया है, शोल्डर्स में दिखाया गया है, ठीक है, हिप जॉइंट में दिखाया गया है, और ये जो नी जॉइंट है, जो द लार्जेस्ट जॉइंट, यहाँ पे भी ये मौजूद होता है, ठीक है। तो ये लोकेशन हो गया आपके ज्वाइंट्स की, ठीक है। अब हम बोन की बात करेंगे, क्योंकि बोन एंड कार्टिलेज आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। अब बोन फिर क्या होते हैं? बोन्स आर रिजिड टिश्यूज, कार्टिलेज सॉफ्ट टिश्यूज, वाइल बोन्स आर रिजिड टिश्यूज, सख्त टिश्यूज होते हैं ये। और ये सपोर्ट्स एंड प्रोटेक्ट्स द ऑर्गन्स, ये सपोर्ट करता है ऑर्गन्स और उनको प्रोटेक्ट करता है। प्रोड्यूसेस ब्लड सेल्स, याद रखें, कार्टिलेज कैन नॉट प्रोड्यूस ब्लड सेल, जबकि बोन जो है ना आपके ब्लड सेल, जो आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स वगैरह होते हैं, उनको प्रोड्यूस करने का काम करते हैं बोन्स, ठीक है। ये फिर आगे हम देखेंगे बोन मेरो, जो कि सॉफ्ट बोन होता है, जो बड़े बड़े लॉन्ग बोन्स के अंदर दरमियान वाला जो पोर्शन है, वहां पे क्या है, वहां पे जो है ना बोन मेरोज होते हैं, और बोन मेरोज के अंदर ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन होती है। सो बोन्स आर रिजिड टिश्यू, सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट द ऑर्गन्स, प्रोड्यूसेस ब्लड सेल्स, स्टोर्स मिनरल्स, जैसे कि हमने पिछले सेशंस में, पिछले क्लासेस में हमने बात की थी मिनरल्स की, जो कि हमारे न्यूट्रिएंट का हिस्सा होते हैं। तो ये न्यूट्रिएंट का हिस्सा जा करके आपके बोन्स में कैल्शियम और मैग्नीशियम वगैरह के फॉर्म में जो है ना वहां पे स्टोर हो जाता है, ठीक है। सो इट मीन store the minerals also, provide support and structure to the body, you know well. Enables mobility, आपके बॉडी के अंदर जो मूवमेंट है, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द बोन्स। बोन्स मसल्स के साथ अटैच हैं, और मसल्स कंट्रैक्ट और रिलैक्स हो जाते हैं, तो आपके बॉडी में मोबिलिटी यानी मूवमेंट प्रोड्यूस हो जाती है। इनएबल्स द मोबिलिटी इन द बॉडी। ये देखिए आपके के पास एक बोन है, येलो मेरो, ये जो येलो पोर्शन है या ये जो पोर्शन है, इनको इंटरनल जो पोर्शन है, इस डायग्राम में आप आसानी देख सकते हैं। यहाँ से लेकर के ये सारा जो इंटरनल वाला पोर्शन है, ये सारा आपका बोन मेरो है, और इस बोन मेरो के अंदर जो है ना ब्लड वेसल्स होते हैं, और ये जो ब्लड वेसल्स होते हैं, इनके अंदर बोन ब्लड प्रोड्यूस हो जाते हैं, और फिर यहाँ पर ब्लड का हिस्सा बन करके इन ब्लड वेसल्स के जरिए आगे चले जाते हैं, ठीक हो गया। तो ये बोन्स हैं जो कि हमने डिस्कस किए थे, डिफरेंशिएट किए थे उसके साथ, कार्डिलेज के साथ, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा बहुत इलाबोरेट करके ये एक्सप्लेन करके ये टॉपिक दिया हुआ है, ये डायग्राम दिया हुआ है। इस पोर्शन को हम कंपैक्ट बोन बोलते हैं, जो कि थोड़ा बहुत सख्त होते हैं, जबकि ये जो स्पॉन्जी एरिया है जहाँ पे स्पेसिस मौजूद हैं, इसको हम बोन मेरोज बोलते हैं। बोन वेसल्स इन द बोन मेरोज, बोन मेरोज के अंदर बोन वेसल्स भी होते हैं, ठीक है। और इसमें अगर हम देख ले तो ब्लड स्ट्रीम स्टेम सेल्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। ब्लड स्टेम सेल्स ऐसे सेल्स होते हैं जिनसे बाद में आरबीसीज बनते हैं, आरबीसीज रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स वगैरह, ये सारे आपके बोन मेरोज में प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो ये थोड़ा और जूम करके ये डायग्राम आपको दिखाया है कि आपका बोन है, ये जो इंटरनल पोर्शन है ये बोन मेरो है, और ये कंपैक्ट बोन है, जो ये पोर्शन है ये बिल्कुल कंपैक्ट बोन है। यहाँ पे ब्लड वेसल्स आए हुए हैं इनके अंदर, ये स्पॉन्जी बोन्स है। देख यहाँ पे आप स्पॉन्ज दे, स्पॉन्ज की लाइक स्ट्रक्चर है, जो कि गेप है उनके दरमियान, ठीक है। तो ऐसे बोन्स को हम स्पॉन्जी बोन्स, और ये बोन मेरो, यहाँ पे ब्लड, उसकी ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन होती है। ये जो सख्त बोन होते हैं, जो बिल्कुल स्पेस नहीं है दरमियान में, इनको हम कंपैक्ट बोन बोलते हैं। अच्छा, अब हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ द ह्यूमन स्केलेटन। ये तो थोड़ा बहुत हमने बोन्स और कार्टिलेज में डिफरेंशिएट कर दिया। अब हम बात करेंगे बोन, सॉरी, ह्यूमन स्केलेटन के जो फंक्शन। अच्छा, ह्यूमन स्केलेटन के तीन चार जो है ना वो मेन फंक्शंस होते हैं। वो फंक्शंस क्या हो सकते हैं उनके? द वेरी फर्स्ट वन इज प्रोटेक्शन। इट प्रोटेक्ट्स द इंटरनल ऑर्गन लाइक द ब्रेन। Brain is protected by the skull, by the bone of the head. Heart is lungs, stomach, liver, etc. इस तरह के बहुत सारे इंटरनल जो ऑर्गन हैं, दे आर प्रोटेक्टेड बाय व्हाट? दे आर प्रोटेक्टेड बाय द ह्यूमन स्केलेटन। प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स, प्रोटेक्शन के अलावा ह्यूमन स्केलेटन का एक दूसरा फंक्शन भी है, विच इज द वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज प्रोडक्शन ऑफ द ब्लड सेल्स। ये ब्लड सेल्स को प्रोड्यूस करता है लार्ज बोन, जो कि अभी मैंने डायग्राम में दिखाया आप लोगों को।
उसमें बोन मैरोज होते हैं, बोन मैरोज में ब्लड सेल्स प्रोड्यूस होते हैं लाइक द आरबीसीज, डब्ल्यूबीसी। सो ह्यूमन स्केलेटन का एक दूसरा फंक्शन प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स है। तीसरा जो एम इंपॉर्टेंट फंक्शन है, दैट प्रोवाइड्स शेप टू द बॉडी। जैसे मैंने एग्जांपल दी कि आपके नाक का जो शेप है, आपके ईयर्स का जो शेप है, या आपका हेड का, आपके बॉडी का सारे जितने भी शेप्स हैं, दैट आर प्रोवाइडेड बाय व्हाट, that are provided uh, um, by the bone, by the human skeleton. Thank you, एहसान साहब। इसके बाद अगर हम देख लें, एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है ह्यूमन स्केलेटन का। इट प्रोवाइड सपोर्ट टू द बॉडी, बोन्स ऑफ स्पाइन, पेल्विस, लेग्स, एंड एबल्स पीपल टू स्टैंड अपराइट। ठीक है। अब अगर हम बोन ऑफ स्पाइन यानी आपके बॉडी के अंदर जो बोन्स हैं, या आपके बॉडी का जो स्पाइनल कॉर्ड है, जिसे हम वर्टिब्रल कॉलम या बैक बोन बोलते हैं, अगर आप बैक बोन निकाल दे बॉडी से, हाउ यू विल बी एबल टू स्टैंड। इसी तरह आपके पेल्विक जो रीजन है, जो इप बोन्स है जहां पे हम बैठते हैं, जिसे नशिस्त वाले बोन्स बोलते हैं, इनको अगर आप निकाल दे, हाउ यू विल बी एबल टू सपोर्ट योर बॉडी। इसी तरह आपके लेग्स के जो बोन्स है, अगर आपके लेग्स के बोन्स और आपके स्पाइन्स के बोन्स आप बॉडी से निकाल दें, सो दैट द पर्सन विल नॉट बी एबल टू सपोर्ट इटसेल्फ हिमसेल्फ। ओके। सो ये सारे क्या करते हैं, ये सपोर्ट करते हैं। ठीक है। मूवमेंट, इट इज द फंक्शन ऑफ ह्यूमन स्केलेटन के मूवमेंट बॉडी में होती है, दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ व्हाट, दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द स्केलेटन। मस्कुलर एंड मस्कुलर एज वेल एज स्केलेटल सिस्टम्स। अब दो सिस्टम्स हैं आपके बॉडी में। एक है मस्कुलर सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम जो कि मसल्स वगैरह का होता है, स्केलेटल सिस्टम जो कि स्केलेटन का होता है। ये दोनों बोन्स और मसल्स, यानी मस्कुलर सिस्टम मींस मसल, स्केलेटल सिस्टम मींस स्केलेटन, ये दोनों मिल करके टुगेदर ये बॉडी को मूव करते हैं। ठीक है। अगर आपके बोन है और आपके बोन्स के साथ मसल्स अटैच नहीं है, सो यू विल नॉट बी एबल टू मूव दैट पार्ट ऑफ द बॉडी। अगर आपके बॉडी के अंदर मसल्स हैं, बोन्स नहीं है, सो यू आल्सो विल नॉट बी एबल टू मूव योर बॉडी पार्ट्स। ओके। सो ये दो सिस्टम्स है, मस्कुलर सिस्टम एंड स्केलेटल सिस्टम। टुगेदर दे डू दे गिव मूवमेंट टू द बॉडी ऑर्गन्स। इसी तरह अगर हम बात करें बोन ग्रोथ की, के बोन की ग्रोथ किस तरह होती है और रिपेयरिंग किस तरह होती है। अगर आपके बोन फर्स्ट टाइम है, इनिशियल टाइम है, चाइल्डहुड में, वो किस तरह ग्रोथ करते हैं, और फिर अगर खुदा ना खास्ता ये कहीं ना कहीं फ्रैक्चर हो जाए आपके बोन्स की, या कहीं ना कहीं डैमेज हो जाए, तो फिर उसकी रिपेयरिंग किस तरह होती है, ये भी एक मैकेनिज्म है, इसको हम देखेंगे। ग्रोथ एंड रीमॉडलिंग, आपकी बोन्स की जब फ्रैक्चर हो जाती है तो फिर उसको रीमॉडल किया जाता है, उसकी रीमॉडलिंग होती है। तो ग्रोथ और रिमॉडलिंग आकर थ्रू आउट लाइफ आपकी बॉडी में, बोन्स की ग्रोथ और बोन्स की रिमॉडलिंग, इट आकर्स थ्रू आउट योर लाइफ। जब तक कोई ह्यूमन जिंदा है, वो खाता है, उसके बॉडी में डाइजेशन होती है, उसके बॉडी के प्रॉपर फंक्शंस होते हैं, आ, पूरी जिंदगी ग्रोथ और रिमॉडलिंग के जो प्रोसेस है ये होते रहते हैं। ठीक है। रिसाइकल्स एंड रिन्यूज बोन्स मैट्रिक्स, आपके बोन्स के जो मैट्रिक्स हैं, आपके बोन्स के जो मटेरियल्स हैं, वो रिसाइकल होते रहते हैं और रिन्यू होते रहते हैं। ठीक है। ओस्टियोसाइट्स, एक बात आपको याद रखना चाहिए कि CYT, साइट मींस, साइटो मींस सेल्स। ओस्टियोसाइट, ओस्टियोसाइट एक सेल है बोन का, ओस्टियोक्लास्ट दूसरे टाइप्स के सेल्स है बोन के, और ओस्टियोब्लास्ट तीसरे टाइप के सेल्स है बोन के। ठीक है। ये बोन्स के 3 टाइप्स के सेल्स हैं, आर बोन सेल्स इन्वॉल्व इन द रिपेयर एंड ग्रोथ ऑफ द बोन्स। ठीक है। ओस्टियोसाइट्स, ओस्टियोक्लास्ट, ओस्टियोब्लास्ट आर द मेन 3 टाइप्स ऑफ द बोन सेल। जैसे कि हम ब्लड सेल्स की बात करते हैं, वहां पे आरबीसीज होते हैं, रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसीज होते हैं। इसी तरह मसल सेल्स की बात करते हैं, या ब्रेन सेल्स की बात करते हैं, जो कि न्यूरॉन्स वगैरह होते हैं। इसी तरह बोन्स के भी सेल्स होते हैं, जैसे कि ओस्टियोसाइट हो गया, ओस्टियोक्लास्ट हो गया, ओस्टियोब्लास्ट। इसके अलावा भी बोन्स सेल्स आर हैविंग डिफरेंट टाइप्स, और भी टाइप्स हैं, लेकिन ये जो 3 टाइप्स हैं, ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोक्लास्ट और ओस्टियोसाइट, they are involved in the repairing as well as in the growth of the bones.
स्ट्रेस्ड बोन्स बिकम्स थिकर एंड स्ट्रॉन्गर। जिन बोन को हम ज्यादा स्ट्रेस करते हैं, ज्यादा हम उनको प्रेशराइज करते हैं, उन पर ज्यादा काम डालते हैं, तो वो बोन्स थिक हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं और वो मजबूत हो जाते हैं। तो इसी वजह से जो लोग बचपन से, चाइल्डहुड से सख्त काम करते आ रहे होते हैं, तो उनके बोन्स ज्यादा थिक हो जाते हैं, ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाते हैं। ठीक है। और एक्सरसाइज एंड मिनरल्स रिसाइकलिंग मेक बोन टू अडॉप्ट स्ट्रेस। अब आपके बोन्स में स्ट्रेस किस तरह आएगा, आपके बोन्स थिकर और स्ट्रॉन्गर किस तरह होंगे, जब आप ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं। तो जब आप ज्यादा काम करेंगे, सख्त काम करेंगे, एक्सरसाइज आपका ज्यादा होगा, तो आपके बोन्स में मिनरल्स की रिसाइकलिंग होगी, यानी कैल्शियम, मैग्नीशियम वगैरह की रिसाइकलिंग ज्यादा होगी, और वो जो है ना वो ज्यादा अब्सॉर्ब होंगे आपके बोन में। जब कैल्शियम ज्यादा अब्सॉर्ब होगा आपको बोन में, तो आपके बोन जो है ना वो थिक हो जाएंगे साइज में और डायमीटर में, और फिर स्ट्रॉन्ग भी हो जाते हैं, मजबूत भी हो जाते हैं। सो स्ट्रेस्ड बोन्स आर ऑलवेज थिकर एंड दे आर स्ट्रॉन्गर। ग्रोथ एंड मिनरल्स रिसाइकलिंग इज कंट्रोल्ड बाय हार्मोन्स, ग्रोथ एंड सेक्स हार्मोन। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात हमने छेड़ी। ये मेन बात जो है ना वो ये है कि स्ट्रेस बोन जो है ना वो थिकर और स्ट्रॉन्गर होते हैं। अब आपने बोन्स को स्ट्रेस किस तरह बनाने, यानी उसको किस तरह आपने स्ट्रेस करना है। अगर आप ज्यादा एक्सरसाइज करेंगे तो ज्यादा मिनरल्स की रिसाइकलिंग होगी आपके बोन्स में, और आपके बोन जो है ना वो स्ट्रेस हो जाएंगे। अब ये ग्रोथ ऑफ बोन जो है ना, या मिनरल की जो रिसाइकलिंग है, ये हार्मोन से कंट्रोल होते हैं। ठीक है। उन हार्मोन्स में ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं और सेक्स हार्मोन्स होते हैं। ग्रोथ हार्मोन्स वो हार्मोन्स होते हैं जो आपके बॉडी की ग्रोथ में अहम रोल प्ले करते हैं, जबकि सेक्स ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स होते हैं जो कि डिफरेंशिएट करते हैं सेक्स को, कि एदर द ऑर्गेनिज्म इज मेल और फीमेल। ठीक है। तो सेक्स हार्मोन्स भी बोन की ग्रोथ में जो है ना वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, वो कंट्रोल करते हैं। इसी वजह से इफ वी कंपेयर द मेल विद फीमेल्स, females are a little bit weaker as compared to the male, and males are stronger a little bit। उसकी रीजन भी यही है कि मेल जो है ना वो सख्त काम कर सकते हैं, क्योंकि उनके बोन्स जो है ना वो स्ट्रांग होते हैं बिकॉज ऑफ द सेक्स हार्मोन्स, जबकि फीमेल के जो बोन्स होते हैं वो थोड़ा बहुत वीक होते हैं एज कंपेयर टू द मेल। सो याद रखें कि बोन की जो ग्रोथ और रिपेयरिंग है, दैट इज कंट्रोल्ड बाय हार्मोन्स, टू टाइप्स ऑफ हार्मोन्स, ग्रोथ हार्मोन एंड द सेक्स हार्मोन। यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है, इसको ज्यादा याद करने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन आई थिंक सो इट इज इम्पोर्टेंट। हाइलेन कार्टिलेज मॉडल एक बोन का दिया हुआ है, कि फिर इससे बोन जो है ना थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता इस तरह बढ़ जाते हैं, फिर प्राइमरी ओसिफिकेशन सेंटर बन जाता है जहाँ पे थोड़ा बहुत ब्लड वेसल्स इंटर हो जाते हैं। फिर जो है ना कवर्स कंपैक्ट बोन वगैरह आहिस्ता आहिस्ता बनते हैं, ब्लड वेसल्स अंदर चले जाते हैं, मेडुलरी कैविटी जिसे बोलते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता बोन्स बढ़ जाते हैं और जो है ना सेकेंडरी ओसिफिकेशन हो जाती है, इसमें आर्टरीज और वेन्स न्यूट्रिएंट्स वगैरह प्रोवाइड करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, इनसाइड द बोन्स। और फिर जो है ना आखिरकार बोन जो है ना आर्टिकुलर कार्टिलेज बोन्स आपके या इस पोर्शन में आ जाते हैं, स्पॉन्जी बोन्स बन जाते हैं और कंपैक्ट बोन बन जाती है, और बोन की जो ग्रोथ होती है वो क्या हो जाती है, वो कंप्लीट हो जाती है। हो गया। हमारे पास 3 मिनट्स हैं, और इन 3 मिनट्स में हम एक साइंटिस्ट जिसे विजिलस बोलते हैं, विजिलस का कंट्रीब्यूशन देखेंगे कि ह्यूमन बॉडी के अंदर विजिलस का कंट्रीब्यूशन क्या है, या फिर विजिलस का जो है ना उसका ओवरऑल फिजियोलॉजी में या ह्यूमन फिजियोलॉजी में उसका क्या रोल है। एंड्रियास एंड्रियास विजिलस एक कंप्लीट नेम है इसका। 16th सेंचुरी का ये इनाटोमिस्ट था। ठीक है, इनाटोमी यानी जो फिजिकल फिजियोलॉजी है, या जो स्ट्रक्चर्स है किसी भी ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करने वाले को एनाटोमिस्ट बोलते हैं, जो कि एनाटोमी को स्टडी करता है। फिजिशियन था ये, डॉक्टर था और ऑथर था, लिखने वाला था, बुक्स लिखते थे। वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल बुक ऑन ह्यूमन एनाटॉमी, इसने अपनी ह्यूमन एनाटॉमी पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक लिखा था। और इस बुक को जो है ना उसने फिर बाद में नाम दिया था डी योमिनी कॉर्पोरस फेब्रेका।
ये जो इसने दिया था लिबरी सेप्टम, इसके अपनी ही लैंग्वेज में इसने नाम दिया था, लेकिन इसका जो इंग्लिश नेम अगर हम देख लें, द फैब्रिक ऑफ ह्यूमन बॉडी, यानी फैब्रिक ऑफ ह्यूमन बॉडी मींस ह्यूमन के अंदर जो चीजें मौजूद हैं, जो फैब्रिक्स मौजूद हैं, उनको हमने इसने अपने बुक में लिखा था। तो ये इसका बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन था, जो वन ऑफ इज मोस्ट इन्फ्लुएंशियल बुक था ह्यूमन उसमें। वेजलस ऑफन रिफर टू एज द फादर ऑफ द मॉडर्न ह्यूमन एनाटॉमी। इसको हम मॉडर्न जो एनाटॉमी, यानी जो करंटली एनाटॉमी है, जो करंट प्रेजेंट एनाटॉमी है, उसका फादर यानी उसका फाउंडर भी कहा जाता है इस साइंटिस्ट को। बॉर्न इन बेल्जियम, बेल्जियम में पैदा हुआ था। इसने अपने ट्रेनिंग, मेडिकल ट्रेनिंग पेरिस में कंप्लीट की थी। ब्रिजल्स विच वाज द पार्ट ऑफ द एसबर्ग, नीदरलैंड का हिस्सा था उस वक्त। ठीक है। इट टुक बोन्स फ्रॉम ग्रेव्स टू स्टडी ह्यूमन एनाटॉमी। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मैं जब इसके बारे में पढ़ रहा था किसी बुक में, तो ये मुझे बहुत बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा कि वो उसको लोग अपने मुर्दे जो है ना, डेड बॉडीज नहीं दे रहे थे कि वो अपने ह्यूमन एनाटॉमी को स्टडी करे। फिर जब वो मुर्दों को दफनाते थे, सो ही वेंट टू द ग्रेव्स एंड ही स्टोलन द बोन्स। वो बोन्स चोरी करते थे लोगों के, जब डेड बॉडीज को कब्रिस्तान में देखा कर देते थे, तो वहां से ये बोन्स को चोरी करके अपने लेबोरेटरीज वगैरह या अपने जो स्टडी एरिया था वहां पर ले आते थे, और वहां पर इसको स्टडी करते थे। वेरी इंटरेस्टिंग इट इज। अगर हम देख ले तो बहुत ही अच्छा। इसने फर्स्ट टाइम डाइसेक्टेड द ह्यूमन बॉडी, इसने ह्यूमन बॉडी को डाइसेक्ट किया था। इट इज आल्सो वन ऑफ द वेरी बिग अचीवमेंट। ये इसका वो है डायग्राम है, आप देख सकते हैं, इसका पिक्चर भी दिया हुआ है। तो हमारे पास टाइम बहुत कम रह गया है। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू एंड होप इट इज clear to all of you. If there is any question, you can ask here in the